का टॉपिक है वो नॉमेनक्लेचर का टॉपिक है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉमेनक्लेचर का टॉपिक जनरली हम क्लासिफाइड करते हैं दो टाइप्स में, जो वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। आप देख लीजिए, एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे लेकिन ओके। फर्स्ट टाइप आपका जो होता है वो कॉमन नेम सिस्टम होता है। कॉमन नेम सिस्टम का इन्वेंशन क्यों हुआ था? बिफोर द सम सेंचुरीज आईयूपीएसी और सेकंड नंबर होता है आईयूपीएसी। ओके, तो ये दो सिस्टम्स की हमको स्टडी करनी होती है। तो आईयूपीएसी जो है वो एक प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री के ऊपर डिपेंड है, जो साइंटिस्ट ने बनाया गया है। कॉमन नेम सिस्टम वो है जब पुराने ज़माने में जब इन्वेंशन होता था तब नाम नहीं होते थे ओके केमिकल्स के, तो इन्होंने क्या किया था, अपने हिसाब से नाम देना शुरू कर दिया था। अपने हिसाब से कोई सिस्टम निकाला था, कॉमन नेम सिस्टम, अपने हिसाब से छोटा बड़ा सिस्टम निकाल के उसको नाम देना शुरू कर दिया था। एंड दैट इज अ सिस्टम विच इज कॉल्ड एज अ नॉमेनक्लेचर। उसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस सिस्टम को? नॉमेनक्लेचर। दैट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब नॉमेनक्लेचर की कुछ हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री मैं आपको अभी बता देता हूँ, फिर हम आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे ओके। नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की देखो। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड अर्लियर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वेयर ना, जब पता चला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ओके, तो उनके कुछ नेम्स दिए थे, डिस्कोर किए थे ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री। उस हिस्ट्री के हिसाब से नाम दिए गए थे, उसके सोर्स के हिसाब से नाम दिए गए थे, ऑन द बेसिस ऑफ द हिस्ट्री, सोर्स, प्लेस के हिसाब से नाम दिए थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा ओके। लेकिन ये नाम इतने चले नहीं क्योंकि हर एक बंदा अलग अलग इन्वेंशन कर रहा है। अब अगर मानो इंडिया में इन्वेंशन हो रहा है तो किसी को और को पता नहीं होगा इसी सिस्टम को, हिस्ट्री, प्लेस, सम्स को, और इनको कुछ बाद में नाम भी दिए गए, तो इनको हमने नाम दिए कॉमन, कॉमन, या फिर इसको हमने ट्रैवल नेम कहा। क्या कहा हमने इसको? ट्रैवल, मोस्टली ट्रैवल नेम कहा गया ओके। जो ट्रायल के लिए यूज़ किए गए थे ऐसे नाम, ट्रैवल नेम। इसके बाद कॉमन नेम का और एक सिस्टम भी मार्केट में आया, कॉमन नेम का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन नेम का सिस्टम जो सबसे ज़्यादा चलने को आगे बढ़ा था, कॉमन नेम का सिस्टम, उसका आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उसका देख लीजिए आप कॉमन नेम सिस्टम्स का। उन्होंने कुछ प्रेफिक्स और सफिक्स के हिसाब से उन्होंने कुछ वर्ड रूट्स निकालना शुरू कर दिए थे। जिसकी फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बात करूँ इसकी कॉमन नेम सिस्टम की, देख लीजिए आप एक बार। चलो हम बात कर लेते हैं कॉमन नेम सिस्टम की। अब अगर मेरे पास कोई कंपाउंड स्ट्रेट लाइन में है, मानो कि स्ट्रेट लाइन में है, कंटिन्यूसली स्ट्रेट लाइन है, तो उसको हमने एन टाइप बोल दिया। एन इज़ अ प्रेफिक्स वर्ड विच इज़ अटैच बिफोर द नेम। उस कंपाउंड का नाम लिखने से पहले आपको एन अटैच करना होता है, जिसको हमने एन टाइप कहा गया ओके। इसको एन सिस्टम भी बोलते हैं, एन टाइप भी बोलते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक जिगजैग लाइन है और ये लॉन्गेस्ट चार्ज है, विदाउट एनी ब्रांच है, किसी तरह की ब्रांच अटैच नहीं है इसको, या फिर CH3 है, CH2 है, या CH2 है, या CH2 है, या CH2 है, और ये CH3, सीधे सीधे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। इस कंपाउंड को आपको नाम देना है तो पहले काउंट कर लो हाउ मेनी कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कार्बन है इसके अंदर। तो इस कंपाउंड को लॉन्गेस्ट चेन होने की वजह से हमने एक नाम दिया, दैट इज कॉल्ड एन टाइप। एन टाइप नाम दिया, तो एन है 7 पे क्या होता है आपका? हेप्टेन होता है, तो इसको एन हेप्टेन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया इसको? एन हेप्टेन। और अनदर कंपाउंड जो नीचे आपको दिया है स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में, मॉलिक्यूल्स निकाल के दिए, इसमें टोटल कितने कंपाउंड है आपके? 6 कार्बन एटम है, तो इसको भी हमने एन लगा दिया क्योंकि स्ट्रेट चेन है। अगर किसी कंपाउंड में एक भी ब्रांच ना हो, सुन लो, अगर किसी कंपाउंड में एक भी ब्रांच ना हो तो उसको एन अटैच करना है आपको नाम के साथ। क्या अटैच करना है? एन। एन हेक्सेन नाम आ जाएगा इसका। क्या नाम आ जाएगा इसका? एन हेक्सेन नाम आ जाएगा ओके। ये हो गया एक टाइप का एग्जाम्पल, आपके दो एग्जाम्पल हमने ले लिए यहाँ पे ओके। फॉर एग्जाम्पल एन टाइप के आपके एग्जाम्पल हो गए 1, एंड दिस इज द सेकंड एग्जाम्पल। बात करते हैं आइसोटो की टाइप की। आइसो टाइप दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट टाइप, आइसो टाइप। आइसो के टाइप में अब क्या होता है? आइसो टाइप भी ये ज़्यादा इन्वेंशन इसका भी चला नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं चला इसके भी हम ड्रॉबैक देखेंगे आगे। आइसो के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर किसी कंपाउंड में एटलीस्ट 1 ब्रांच है, एक ही ब्रांच का है ओके, मोर देन 1 ब्रांच नहीं होनी चाहिए। अगर किसी कंपाउंड में 1 ब्रांच है तो उस 1 ब्रांच को आप आइसो लगा दीजिए आगे, और उस टोटल नंबर ऑफ कार्बन उसके सामने कितने होंगे उसका नाम लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल इसी कंपाउंड को मैं जिगजैग लाइन में निकालता हूँ, देख लीजिए आप। इस तरह कंपाउंड निकाल लिया मैंने 1 2 3 4 5 एंड दिस इज द 6 कार्बन है। अगर आपने काउंट किए तो टोटल ये काउंट करना है आपको, टर्मिनल पोजीशन की काउंटिंग ओके। 1 2, यहाँ पे एक 3, यहाँ पे 4, यहाँ 5 और यहाँ पे 6 है। ये टोटल 6 कार्बन है, तो इसको नाम क्या है? 1 ब्रांच। आपको मालूम है
दिस इज अ स्ट्रेट लाइन और इसको एक ब्रांच निकली हुई है, तो इस ब्रांच को नाम क्या देना है आपको, आइसो लिखना है आगे। और 6 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, हेक्सेन, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो लास्ट में AN ही लगाना है आपको, हेक्सेन कर देना है। दैट इज अ कंपाउंड विच इज गिवन द आइसोहेक्सेन नेम। बट अगर इन केस इस आइसो में अगर एक से ज़्यादा ब्रांचेस हुए, तो ऐसे कंपाउंड, वो भी अलग अलग कार्बन पे, एक कार्बन पे नहीं, अलग अलग कार्बन पे ब्रांचेस है, तो ऐसे कंपाउंड को आप नहीं बोल सकते हो आइसो। ऐसे कंपाउंड को आइसो बोल सकते हो क्या, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कंपाउंड आइसो की कैटेगरी में नहीं आते। आइसो क्या कहता है, सिर्फ एक ब्रांच होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सिर्फ एक सिंगल ब्रांच होनी चाहिए कार्बन को, तो ही आप उसको आइसो लगा सकते हो। मोर देन सिंगल कार्बन को एक ही ब्रांच है तो दैट इज नॉट पॉसिबल, या एक ही कार्बन को 2 ब्रांच है, दैट इज नॉट ऑल्सो कॉल्ड एज आइसो, उसको हम कहेंगे नियो। तो अनदर टाइप ऑफ दैट मॉलिक्यूल इज, ये नोट कर लीजिए आप तब तक, ओके आप नोट करते चलिए, हो गया। चलो नेक्स्ट टाइप है आपका नियो टाइप, जहाँ पे ये नियो टाइप क्या एक्सप्लेन करता है, अगर आपके कंपाउंड्स में, गाइस ये IUPAC नेम नहीं है, कॉमन नेम है, और इसका कॉमन नेम इतना सक्सेसफुल था कि इसका यूज़ IUPAC में कभी कभी किया गया था, कुछ कुछ क्वेश्चंस में इसका यूज़ किया जाता है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। नियो का मतलब क्या होता है, आपकी लॉन्गेस्ट चेन के साथ एक ही कार्बन को, सुन लो, ओनली वन कार्बन कंटेनिंग, ओनली वन कार्बन containing only one carbon containing 2 branches। आपके एक ही कार्बन को कितनी ब्रांच होनी चाहिए, 2 ब्रांच होनी चाहिए, 2 ब्रांचेस, एक ही कार्बन को 2 ब्रांचेस होनी चाहिए, तो ही जाके आपका वो कंपाउंड नियो के टाइप से कंसिडर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, CH3, ये मैंने C निकाला, ये CH3 निकाला, यहाँ पे एक CH निकाला, यहाँ पे एक ही कार्बन को 2 ब्रांच है आपकी, ओके, ये CH निकाल दिया। अब इसमें से आप कोई भी एक लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लीजिए आपकी मर्जी के हिसाब से, 3 कार्बन आपकी लॉन्गेस्ट चेन में आती है, तो आपको दिख रहा है आंखों से, ओके, दैट इज अ लॉन्गेस्ट चेन। अगर ये लॉन्गेस्ट चेन है तो ये क्या है, ये ब्रांचेस हो गई, ये क्या हो गई, फिर जिसको राउंड करो में वो कौन हो गई, आपकी ब्रांचेस हो गई। और एक ही कार्बन को अटैच है, कितने कार्बन को अटैच है, सिर्फ एक ही कार्बन को अटैच है, दैट इज इस कार्बन को क्या बोलते हैं हम, नियो कार्बन। और इस कंपाउंड क्या बोलोगे, नियो। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लीजिए कितने हैं, दैट इज 1 2 3 4 एंड सेंटर वाला कार्बन 5, तो नियो पेंटेन नाम आ जाएगा इसका, क्या आ जाएगा, नियो पेंटेन, इस तरह का नाम आ गया इसका, नियो पेंटेन, गाइस इस तरह का इसका नाम आ जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड कॉमन नेम सिस्टम, ओके। एन आइसो एंड नियो, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा एल आइसो नियो का मीनिंग क्या था, ओके। 1832 में ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, वेरी फर्स्ट ऑर्गेनिक सिस्टम फॉर्मुलेटेड, हमने पढ़ा था कि फर्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो लैब में बनाया गया था वो यूरिया था, जो 1832 के अंदर बनाया गया था, ओके। 1892 के टाइम पे ये इन्वेंशन हुआ है, ओके। तो जेनेवा सिस्टम आया था, जिसको हम जेनेवा सिस्टम से भी कहते हैं, इस कॉमन नेम सिस्टम को एक नाम दिया गया था जेनेवा सिस्टम। एन आइसो नियो सिस्टम को क्या कहते हैं, जेनेवा सिस्टम कहते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ओके, ये आपको नोट करना चाहिए। इस एन आइसो नियो सिस्टम को हम क्या कहते हैं, जेनेवा सिस्टम कहते हैं। ये कब आया था, ये आया था आपका 1892 में, 1892 के टाइम पे आया था। वैसे देखा जाए तो 1832 से ही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का इन्वेंशन शुरू हो गया था, तब से ही मॉलिक्यूल बनना शुरू हो गए थे, बट कॉमन नेम सिस्टम में कुछ कंपाउंड्स को इस तरह से नाम दिया गया था। अब ये जेनेवा सिस्टम क्यों फेल हुआ, क्योंकि मोर देन 1 ब्रांचेस अगर होगी अलग अलग कार्बन को, तो हम उसको आइसो नहीं बोल सकते, या एक ही कार्बन को 2 ब्रांचेस है और उससे आगे जाके 2 और ब्रांच आ गई, या आगे जाके और 2 ब्रांच आ गई, तो ऐसे कार्बन को भी हम आइसो नहीं बोल सकते हैं। दैट इज मीन मोर देन ब्रांचेस अगर हुई, मोर देन 1 ब्रांच या 2 ब्रांचेस अगर हुई, तो अलग अलग पोजीशन पे, तो ऐसे कंपाउंड को एन आइसो न्यू अटैच नहीं होता। एन मतलब स्ट्रेट लाइन होती है गाइस, ओके। एन का यूज बहुत बार करना है आपको, आइसो का भी यूज करना है। आइसो मतलब ओनली 1 ब्रांच, ओनली, दैट इज द रीजन गाइस। ये इस तरह से अगर लॉन्गेस्ट चेन आपका सिलेक्ट कहा, तो इस सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन के अंदर आपका ये सिस्टम नहीं आता है, ओके। एन आइसो न्यू आपके कुछ पर्टिकुलर रूल के हिसाब से इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, सारे सिस्टम को फॉलो नहीं करते। जैसे कि यहाँ पे 2 ब्रांचेस है, यहाँ पे 2 ब्रांचेस है, यहाँ पे 2 ब्रांचेस है, बट इसको हम न्यू नहीं कह सकते, बिकॉज मोर देन 2 ब्रांचेस अलग अलग पोजिशन पे, दैट इज नॉट कॉल्ड न्यू, ओके। इसीलिए इस सिस्टम को इंटरनेशनल ने एक डिसाइड किया, इंटरनेशनल यूनियन ने, कि हम कुछ इंटरनेशनल यूनियन जो केमिस्ट है उन्होंने डिसाइड किया कि सारे एक साथ आ जाओ, देन विल डिसाइड कि समथिंग इसके ऊपर सोल्यूशन निकालेंगे। तो उन्होंने इसके ऊपर सोल्यूशन निकाला कुछ रूल्स जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस टॉपिक के अंदर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस रूल इज
आईयूपीएसी सिस्टम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, आईयूपीएसी सिस्टम। ओके, तो आईयूपीएसी सिस्टम में क्या आता है, देखो आईयूपीएसी सिस्टम में पहले तो लॉन्ग फॉर्म पढ़ लीजिए अब क्या होता है आईयूपीएसी का। मोस्ट ऑफ ये टीचर आपको 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाया होगा, अगर नहीं पढ़ाया तो प्लीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब आईयूपीएसी सिस्टम में इसका जो लॉन्ग फॉर्म है वो इंटरनेशनल यूनियन है। आई का मतलब क्या होता है इंटरनेशनल, यू का मतलब क्या होता है यूनियन, यूनियन ऑफ, पी मतलब क्या प्योर, पी मतलब क्या प्योर, एंड ए मतलब क्या अप्लाइड केमिस्ट्री, एंड ए मतलब क्या अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, दिस इज अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ आईयूपीएसी। ये एक मीटिंग का नाम था, उसी मीटिंग का नाम इस रूल्स को दिया गया था, इंटरनेशनल यूनियंस एंड प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। दैट इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइज, इसके ऊपर हम फुल डिस्कशन करेंगे। प्लीज़ ये लेक्चर आप पूरा देखिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आईयूपीएसी सिस्टम के कुछ रूल्स ऐसे हैं जो बड़े बड़े रूल्स हैं, कुछ रूल्स छोटे छोटे रूल्स हैं, दैन इट विल बी ओके, बट जो लॉन्गेस्ट रूल्स हैं उसको हम एक स्टेप बाय स्टेप कवर करते रहेंगे, एग्जाम्पल कवर करते रहेंगे हम इसके, बट आपको कंटिन्यूसली इसके अंदर बैठ के रहना है। ओके, अब बात करते हैं हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की। नॉमेनक्लेचर में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ बातें होती है, तो उस बातों को हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं, प्रेफिक्स होते हैं, सफिक्स होते हैं। व्हाट इज़ अ प्रेफिक्स, व्हाट इज़ अ सफिक्स, ये बेसिक कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद हम रूल्स की तरफ बढ़ेंगे। ओके गाइस, तो हम रूल्स की तरफ उसके बाद बढ़ने वाले हैं। तो प्लीज़ मैं जब बोलूँगा आपको नोट करने के लिए, तो प्लीज़ नोट कर लेना, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स गाइड्स। ओके, प्लीज़ नोट करते रहना आपने। तो सबसे पहला हमारा क्या आता है द आईयूपीएसी सिस्टम में, आईयूपीएसी नेम में। ओके, द आईयूपीएसी नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, द आईयूपीएसी, नोट करना है आपको, आईयूपीएसी नेम ऑफ ऑर्गेनिक, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड consist of three main, consist of three main parts, consist of three main parts। तीन मेन पार्ट्स में हमने इसको डिफाइन किया है। वो तीन मेन पार्ट्स कौन कौन से आप यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहला पार्ट जो आता है वो होता है वर्ड रूट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज अ वर्ड रूट। सेकेंड पार्ट जो आता है वो होता है आपका दैट इज सफिक्स, अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस मॉलिक्यूल। सफिक्स क्या होते हैं, प्रीफिक्स क्या होते हैं, हम ये सब बात करेंगे। एंड लास्ट वन, थर्ड नंबर जो पार्ट आता है वो होता है प्रीफिक्स। इनके बिना किसी भी आईयूपीएसी का नेम नहीं बनता है गाइस, इसके बिना किसी भी आईयूपीएसी का नेम नहीं बनता है। आपको वर्ड रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स का यूज़ करना ही होता है जब आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम लिखते हो। अब ये वर्ड रूट जो है ये आसान है, ये आपने पहले भी पढ़ा है। वर्ड रूट का जो तरीका है वो आपने पहले ही पढ़ा है, बस आपको उसको वर्ड रूट कहते हैं ये पता नहीं था। वर्ड रूट के बारे में हम बात कर लेते हैं पहले गाइस। वर्ड रूट क्या है तो देख लीजिए आप वर्ड रूट। ओके, सो वर्ड रूट देख लीजिए अब क्या है। चेन लेंथ हम बात करेंगे सबसे पहले, चेन लेंथ के बारे में। चेन लेंथ क्या होती है तो चेन लेंथ, ओके, चेन लेंथ मतलब आपकी चेन की लेंथ किसके हिसाब से होगी उसके हिसाब से हम वर्ड रूट यूज़ करेंगे। और यहाँ पे लिख लेंगे वर्ड रूट। हम सबसे पहले टॉपिक देख रहे हैं चेन लेंथ और उसके बाद वर्ड रूट का टॉपिक देख रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास कंपाउंड C1, C2, C3 है, C1 अगर है तो इसके लिए आप मीथेन का यूज़ करते हो। वर्ड रूट क्या यूज़ करते हो आप, मीथेन। तो मीथेन का सिर्फ मीथ यूज़ करना है आपको। क्या यूज़ करना है, मीथेन का सिर्फ मीथ। लास्ट का ANE निकाल देना है आपको, ANE लगाना नहीं है इस जगह पे। आपको यहाँ पे C3 के लिए प्रोब यूज़ करना है, C2 के लिए यूज़ करना है, C4 के लिए आपको यूज़ करना है यहाँ पे ब्यूट। ANE निकाल देना है गाइज, आपको याद रखना लास्ट में ANE नहीं लगाना है आपको। ब्यूट 5 कार्बन के लिए होता है पेंट, 6 कार्बन के लिए होता है हेक्स, 7 कार्बन के लिए होता है हेप्ट। ओके,
और इसके बाद आने वाला है आपका ऑक्ट, नॉन एंड डिग। C9 वाला कार्बन जो है, सॉरी C8 वाला कार्बन देख लेंगे पहले। C8 वाला कार्बन जो है उसके लिए यूज़ करना होता है आपको ऑक्ट, और C9 के लिए होता है आपका 9, उससे नॉन होता है आपका, तो वो भी देख लेते हैं हम। एक बार इसको इरेज कर लेता हूँ मैं, फिर लिख लेते हैं यहाँ पे सामने। ओके, वर्ड रूट है गाइस। वर्ड रूट अगर लर्न कर लिए तो किसी भी चेन का इजीली आप नाम दे सकते हो, इजीली नाम दे सकते हो, बिल्कुल बिंदास। C8 को आप क्या बोलते हो, ऑक्टेन का ऑक्ट यूज़ करना है, नोनेन का नोन यूज़ करना है, और C10 का ऑफकोर्स क्या यूज़ करोगे आप, डिग यूज़ करोगे। ये सारे वर्ड रूट है। आपकी चेन किस हिसाब से दी गई है, सिंगल बॉन्ड के हिसाब से दी है तो ANE लगा दीजिए, डबल बॉन्ड के हिसाब से दी है तो ENE लगा दीजिए, और अगर इन केस आपकी चेन ट्रिपल बॉन्ड के हिसाब से दी है तो डेफिनेटली आप उसको YNE लगा दीजिए। इस तरह से हमारे सफिक्स का भी हम इंट्रोडक्शन ले लेंगे। सफिक्स के हम एक्चुअली 2 टाइप में क्लासिफाइड करते हैं, तो हम उसको भी पढ़ लेंगे सफिक्स के बारे में। ओके, सफिक्स का भी पढ़ना है हमको, तो सफिक्स का इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सफिक्स देख लीजिए आप। जनरली सफिक्स को हम 2 टाइप में क्लासिफाइड करते हैं। जनरली सफिक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। और 2 टाइप कौन से होते हैं वो देख लीजिए आप, और उस दोनों टाइप को हम डिस्क्रिप्शन में हम ज़्यादा करके पढ़ लेंगे उसको। ओके, सर इसका पहला टाइप होता है प्राइमरी सफिक्स, जो कि आपको अच्छी तरह से पता होते हैं, डोंट वरी, मैं बता दूंगा आपको कौन कौन से होते हैं। और दूसरा होता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स जो आपको लर्न करने हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स पता करना है तो सेकेंडरी सफिक्स आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्राइमरी सफिक्स कंपलसरी होते हैं, तो आपको पुट करनी होती है। जैसे सिंगल बॉन्ड अगर होगा तो आपको सिंगल बॉन्ड के लिए ANE यूज़ करना होता है, डबल बॉन्ड के लिए ENE, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE यूज़ करना होता है। दैट इज कॉल्ड सफिक्सेस। ओके, प्राइमरी सफिक्सेस। तो इसका हम थोड़ा डिटेल में स्टडी कर लेंगे, देख लीजिए आप यहाँ पे। सफिक्स की देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द सफिक्सेस। फर्स्ट आपका सफिक्स है प्राइमरी सफिक्स। फर्स्ट क्या है आपका, प्राइमरी सफिक्स है। सबसे पहला आ रहा है वाला प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स, इसके बारे में पढ़ लेंगे डिटेल में, देख लीजिए आप। प्राइमरी सफिक्स, दिस इज एडेड टू द वर्ड रूट। ओके, आपको ये क्या करना है, हमने वर्ड रूट पढ़ा है, वर्ड रूट के बाद में आपको ये ऐड करना है। वर्ड रूट के बाद में आपको इसको अटैच करना है। यहाँ पे आना चाहिए आपका प्राइमरी सफिक्स। ओके गाइस, याद रखना सफिक्स का मतलब क्या होता है, जो आपको नाम के एंडिंग में लगाने होते हैं वो होते हैं सफिक्स। से वर्ड रूट के एंडिंग में क्या लग रहा है, प्राइमरी सफिक्स लग रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो वर्ड रूट के बाद में आपको इनको अटैच करना है, दैट इज अ प्राइमरी सफिक्सेस। ओके, वेदर द कार्बन इज, ये आपको इंडिकेट करता है कि कार्बन चेन आपकी सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, ये आपको एक्सप्लेन करता है। तो किस तरह से एक्सप्लेनेशन करता है वो भी हम डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप यहाँ पे, जैसे कि अगर मेरे पास कुछ कंपाउंड है, सिंगल बॉन्ड कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, तो इसके लिए मैं जो सफिक्स यूज़ करूँगा मेरा वो होगा ANE। मेरा प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, ANE होगा। आपको पता है कि प्राइमरी सफिक्स को हम सिंगल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेट बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेट कंपाउंड। और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, हम अनसैचुरेट कंपाउंड बोलते हैं। अगर आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड है तो आपको अटैच करना है ENE। आपको अटैच क्या करना है, ENE अटैच करना है। अब ये कौन है, ये एग्जाम्पल हो गया अनसैचुरेट का। एग्जाम्पल किसका हो गया, अनसैचुरेटेड कंपाउंड का एग्जाम्पल हो गया। अगर आपके पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको आप यूज़ करोगे YNE। इसको क्या यूज़ करना है, आपको YNE यूज़ करना है। इसका जो पर्टिकुलरली ये होगा, नेचर होगा, वो भी कैसा होगा, डबल बॉन्ड है तो इसका भी नेचर अनसैचुरेटेड कार्बन की तरह हो जाएगा। अनसैचुरेटेड कार्बन ये भी कंपाउंड दिखाएगा आपका। ओके, सो ऐसे कुछ कंपाउंड है जिसमें आपको प्राइमरी सफिक्सेस यूज़ करने होते हैं। तो कितने टाइप्स के प्राइमरी सफिक्स है गाइस, 3 टाइप के प्राइमरी सफिक्स है, एक ANE, एक ENE और एक YNE। अगर ANE का यूज़ किया आपने तो क्या बनता है आपका कंपाउंड, अल्केन बन जाता है। अल्केन मतलब अल क्या है, वर्ड रूट, उसके आगे आपने क्या लगा दिया, ANE। अगर आपके कंपाउंड में एक सिंगल कार्बन डबल बॉन्ड भी है गाइस, एक सिंगल कार्बन डबल बॉन्ड भी है, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे अल्कीन लगा देना है। अल्कीन ALKENE लगा देना है, ENE लगा देना है। अगर एक सिंगल डबल बॉन्ड भी होगा प्रेजेंट, अगर एक सिंगल ट्रिपल बॉन्ड भी है तो आपको क्या लगाना है, वर्ड रूट अल को आपको लगा देना है YNE, अल्काइन। इस तरह से आपके कंपाउंड के नाम तैयार हो जाएंगे, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन्स कंपाउंड से बारे में। ओके, तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सफिक्सेस। इसको क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी
सफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? प्राइमरी सफिक्स, याद रखना। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स के बारे में। सेकेंडरी सफिक्स का सेकंड पॉइंट आ रहा है आपके सामने। सेकेंडरी सफिक्स देख लीजिए आप। गाइस ये आपका सेकेंडरी सफिक्स है, देख लीजिए आप। सेकेंडरी सफिक्स के कुछ फंक्शनल ग्रुप लिखना है, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखना है। इसके सामने आपके क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ओके, सो प्लीज़ फोकस रखिए इसकी तरफ। क्या क्या आपको इसके अंदर पढ़ना है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको फंक्शनल सेकेंडरी सफिक्स में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आने वाले हैं। दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो लुक एट दैट वन। सबसे पहला कंपाउंड मैं आपको लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का पहला मॉलिक्यूल जो अल्कोहल है वो लिख लेते हैं। ऐसा कोई पहला वेला नहीं होता, आप जैसे लिखना है तो रैंडमली लिख सकते हो। फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है। फंक्शनल ग्रुप का क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह से होता है? OH होता है। कहते हैं थोड़ा उल्टा लिख दिया हमने। हम एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे करते हैं, OH इधर कर लेते हैं, अल्कोहल को इधर कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल किस तरह से आ जाएगा देख लीजिए आप। यहाँ पे अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH। OH का क्या होता है? अल्कोहल नाम होता है। अल्कोहल का अगर मैं सेकेंडरी सफिक्स के बारे में बात करूँ तो इसका सफिक्स जो होगा वो होगा OL। क्या होगा इसका सफिक्स? OL होगा। पहले आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद नोट करने के लिए टाइम दूंगा मैं आपको, पहले देख लीजिए आप। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका कुछ फंक्शनल ग्रुप इस तरह से आ जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, CHO, ऐसे कंपाउंड आ जाता है। CHO भी लिख सकते हैं इसको शॉर्टकटली आप, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको CHO। तो इसका नाम है अल्डिहाइड। इसका नाम क्या होता है? अल्डिहाइड होता है। अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप जो होता है आपका, सॉरी सेकेंडरी सफिक्स जो होता है वो AL होता है। क्या होता है आपका? एल होता है। थर्ड नंबर पे आपका कीटोन आ जाएगा। थर्ड नंबर पे आपका आ जाता है कीटोन। यहाँ पे कीटोन को देख लीजिए आप, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O। कीटोन को दोनों तरफ से क्या होते हैं? कार्बन होते हैं। कार्बन बीच में होता है, दोनों तरफ से अल्किल कंपाउंड अटैच होते हैं, दैट इज कार्बन। इस कंपाउंड का नाम है कीटोन। कीटोन का जो सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स है, वो होता है ONE, 1। ओके, तो ये आपके 3 कंपाउंड हो गए। इसके आगे हम बढ़ने वाले, पहले आप ये नोट कर लीजिए एक एक करके। ओके, पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, विल कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट। हो गया? सो देख लीजिए यहाँ पे OH के बाद में, अल्कोहल के बाद में आपका कौन कौन से मॉलिक्यूल आ जाते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट कंपाउंड है आपका अल्कोहल हो गया, अल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया। अब बात करते हैं हम फोर्थ नंबर के कंपाउंड की, कार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप जो, चलो इसको हम इधर से लिखना चाहिए था, इधर से लिख दिया, डजेंट मैटर, आपको कैसे लिखना है तो लिख लीजिए उसको। इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड को यहाँ से मिटा के फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर यहाँ पे निकाल लेते हैं, बेटर रहेगा। C डबल बॉन्ड O, OH होता है फंक्शनल ग्रुप का कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। इस कंपाउंड का अगर आपको सफिक्स चेक करना है तो इसका होता है ओइक एसिड, OIC एसिड होता है, ओइक एसिड। गाइस ये प्लीज़ नोट करते रहिए आप, ओइक एसिड होता है। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर का कंपाउंड। 5 नंबर में आपका नेक्स्ट कंपाउंड लिख देंगे हम ईस्टर। ईस्टर इज ऑल्सो डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों कहते हैं इसको डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी पढ़ेंगे हम। पहले आप ये पढ़ लीजिए पहले। ओके, एक एक कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, फिर ईस्टर को पढ़ लेंगे। ईस्टर इज अ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको बोलते ईस्टर का जो ईस्टर को इधर लिखना था एक्चुअली, ठीक है कोई नहीं है। इसको स्ट्रक्चर देख लीजिए इसका किस तरह से होता है। तो
इसमें C O होगा, बिल्कुल कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह होता है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन होगा, बस H की जगह पे कोई अल्किल ग्रुप अटैच होगा। कोई अल्किल मतलब एनी कार्बन कंपाउंड विच विल अटैच टू द दैट कंपाउंड, दैट इज ईस्टर कंपाउंड। ईस्टर कंपाउंड का जो सफिक्स है आपको दिख रहा है ये आर को सबसे पहले लिख देना है आपको अल्किल, सबसे पहले मतलब नाम के स्टार्टिंग में ही आपको अल्किल को लिख देना है। वो जो भी होगा, मिथिल होगा, एथिल होगा, प्रोपिल होगा, कितनी भी बड़ी चेन क्यों ना हो, उसको सबसे पहले आपको लिख देना है। बाद में आपको लॉन्गेस्ट चेन का नाम लिख के इस पे आपको लास्ट में सफिक्स अटैच करना है, ओवेट, OATE, ओवेट अटैच कर देना है, OATE, ओवेट। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, अल्किल के बाद में लास्ट में ओवेट करना है। अल्किल इज नॉट अ सेकेंडरी सफिक्स, अल्किल इज अ प्रीफिक्स, तो जो कि आपको सबसे पहले लिखना है। ईस्टर के बाद में हम बात करते हैं अमाइड की। अमाइड इज ऑल्सो डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ से कुछ कंपोनेंट है जो डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं आपके। NH2 कंपाउंड होता है यहाँ पे, OH के OR की जगह क्या होगा, यहाँ पे NH2 होगा, उसका नाम होता है अमाइड। अमाइड कंपाउंड का अगर मैं सफिक्स के बारे में बात करूँ तो अमाइड कंपाउंड का सफिक्स वही होता है, अमाइन होता है, अमाइड होता है, मतलब नाम भी वही है और सफिक्स भी वही है। नाम भी वही है और सफिक्स भी आपका वही है। ओके, अमाइड अमाइड ही होता है। सो ये यहाँ तक हो गए कंपाउंड आपके। आगे बढ़ते हैं हम इसके, देख लीजिए आप नेक्स्ट कंपाउंड को। कुछ कंपाउंड आपके सामने दिख रहे हैं। एसिड क्लोराइड का स्ट्रक्चर दिख रहा है, नाइट्राइल का स्ट्रक्चर दिख रहा है, थायोल का दिख रहा है, अमाइंस का दिख रहा है। इनके सेकेंडरी सफिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। एसिड क्लोराइड का सेकेंडरी सफिक्स होगा ओविल क्लोराइड, OYL क्लोराइड होगा, ओविल क्लोराइड। और नाइट्राइल कंपाउंड का सफिक्स वही होता है, नाइट्राइल ही होता है। नाइट्राइल को हम साइनाइड भी कहते हैं कॉमन नेम में, बट इसका नाम भी नाइट्राइल है और उसका सफिक्स भी नाइट्राइल होगा। थायोल कंपाउंड का भी सेम है, नाम भी आपका थायोल है तो कंपाउंड उसका सफिक्स भी क्या होगा, थायोल ही होगा। एज वेल एज अमाइन का भी NH2 कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप है, अमाइन का नाम भी वही है, उसका सफिक्स भी क्या होगा, अमाइन ही होगा। कुछ ये फंक्शनल ग्रुप हो गए आपके। यहाँ तक हमारे सारे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप पढ़ गए, इसके अलावा भी बहुत से फंक्शनल ग्रुप है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब हम बात करते हैं गाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इन द सेकेंडरी सफिक्सेस। ओके, अगर सेकेंडरी सफिक्स की शुरुआत स्टार्टिंग ओवेल से हो रही है, सुन लो मेरी बात, सेकेंडरी सफिक्स की स्टार्टिंग अगर ओवेल से हो रही है तो आपको इस समय पे क्या करना है, आपको अल्केन, अल्किन और अल्काइन का लास्ट का ई निकाल देना है। जैसे कि ओविल क्लोराइड में O से हो रही है, अमाइन में A से हो रही है, अल्डिहाइड में A से हो रही है, AL था, कीटोन में ON ही था, O से हो रही है। और आपके अनदर फंक्शनल ग्रुप जैसे ओइक एसिड में O से हो रही थी, O था आपका वहाँ पे। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में सफिक्स जो होते हैं इनकी शुरुआत अगर ओवेल्स से होती है। व्हाट इज ओवेल्स गाइस? ओवेल्स मतलब आपको अच्छी तरह से पता है ओवेल्स का मतलब क्या होता है। हमने कुछ ओवेल्स पढ़े थे प्रीवियस ईयर में, A, E, I, O, U, ये इतने सारे ओवेल्स पढ़े थे। इसमें से A और आपका O ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, E, I, U ज़्यादा अगर के नहीं आते, I अगर आ गया तो आपको पता है कि क्या करना है। I अगर आ गया तो इसका भी आपको सफिक्स आपको इसका ओवेल्स का अगर प्राइमर ये अगर है, सुन लो, अगर आपके स्टार्टिंग में सेकेंडरी सफिक्स के स्टार्टिंग में ओवेल्स अगर आ जाते तो आपको प्राइमरी सफिक्स का, सुन लो वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइमरी सफिक्स का ई निकाल देना है। कौन सा ई निकालना है? प्राइमरी सफिक्स का ई। कौन कौन से प्राइमरी सफिक्स में ई होते हैं आपको मालूम है? प्राइमरी सफिक्स में आपको AN ई होता है, तो लास्ट वाला जो ई है ANE, ये जो लास्ट वाला ई है इसको निकाल दीजिए। ENE का लास्ट वाला ई जो है इसको निकाल दीजिए। YNE का लास्ट वाला ई जो है इसको निकाल दीजिए। कब? अगर आपके मॉलिक्यूल्स के स्टार्टिंग में ओवेल्स आ रहा है तो A या फिर O ज़्यादा करके आते हैं, अगर ये आ रहे हैं तो ही आपको ये निकालना है, अदरवाइज नहीं निकालना है आपको। वो एज इट इज़ वैसे ही रख के उसका नाम लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल नाइट्राइल में नहीं आता, थायोल में भी T आ रहा है, नाइट्राइल में N आ रहा है, तो ये T एंड N इज़ नॉट ओवेल्स, तो आपको उनका नाम पूरी तरह से लिखना है, अल्केन ई के साथ लिखना है, उसके आगे आपको नाइट्राइल जोड़ देना है। दैट्स सो सिंपल। ओके, इसके भी एग्जांपल ले लेंगे हम तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए आप, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रहा हूँ यहाँ पे, कुछ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रहा हूँ मैं आपको, आप ट्राई करो और नहीं आया तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है CH3CH2OH, CH3CH2OH है। इसका कॉमन नेम होता है इथिल अल्कोहल, आपको इसको IUPAC नेम देना है। तो सबसे पहले IUPAC नेम में आप क्या करोगे? वर्ड रूट को लिखोगे। सबसे पहले किसको लिखोगे आप? वर्ड रूट को। उसके बाद आपको प्राइमरी सफिक्स लिखना है। प्राइमरी सफिक्स आपको चेक करना है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है।
अगर सिंगल बॉन्ड है तो ए एन ई, डबल बॉन्ड है तो ई एन ई, और ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई एन यूज़ करना है। ये प्राइमरी सफिक्स हो गया। इसके बाद आपको यूज़ करना है सेकेंडरी सफिक्स। अगर आपके कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है तो आप सेकेंडरी सफिक्स का यूज़ करो, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो सेकेंडरी सफिक्स का यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और लास्ट में हम लिखेंगे कि आईयूपीएसी नेम क्या आ रहा है। लास्ट में हम पढ़ेंगे कि आईयूपीएसी नेम एग्जैक्टली क्या है। आपको दिया है CH3CH2OH कंपाउंड, तो मैं आपको बता दूं कितने कार्बन है इस कंपाउंड के अंदर। काउंट करो कितने, हाउ मेनी कार्बन एटम इन दिस कंपाउंड, काउंट करिए आप। दैट इज़ 1 एंड दैट इज़ ओनली 2 कार्बन। 2 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या होगा इसका, ईथ होगा, बराबर है। ईथ आएगा ना आपका, 2 है कार्बन तो ईथ आ जाएगा आपका। ईथ के बाद प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा आपका, सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या आएगा आपका ANE आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका ANE आ जाएगा। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। सेकेंडरी सफिक्स क्या है, सेकेंडरी सफिक्स गाइस, ओके, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंडरी सफिक्स क्या है इसका, OH फंक्शनल ग्रुप है। लुक एट द OH फंक्शनल ग्रुप, OH फंक्शनल ग्रुप। OH मतलब क्या, अल्कोहल। अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है, OL होता है। क्या होता है आपका, अल्कोहल का सफिक्स OL होता है। तो यहाँ पे OH होगा तो क्या यूज़ करोगे आप, OL यूज़ कर लोगे। उसके बाद आपको IUPAC नेम लिखना है, तो IUPAC नेम क्या आएगा गाइस, इसको जोड़ दो आप। इथेन, इथेन का आपको ई निकालना है या नहीं निकालना है, देख लीजिए आप, ई को निकालना है या नहीं निकालना। अगर आपके सेकेंडरी सफिक्स में स्टार्टिंग में ओवेल्स आ जाते हैं तो आपको क्या करना होता है, ई को निकाल देना होता है। तो ई को निकाल दिया और नाम क्या बन गया आपका, इथेनॉल नाम बन गया। क्या नाम बन गया इसका, इथेनॉल। दैट्स सो सिंपल गाइस, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका नाम आ गया आपका इथेनॉल कंपाउंड। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया। विल टेक वन मोर एग्जांपल, तो आपको वो समझ आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल था, ये फर्स्ट का आंसर था आपका। मैंने और एक एग्जांपल लिया सेकंड नंबर का, वो चेक कर लीजिए आप, अगर वो ठीक से आ जाए दैट इज ऑल राइट। ओके, CH3 CH2 और यहाँ पे है आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड N। अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल, जो हमने पढ़े नहीं अभी तक, बट IUPAC रूल जब पढ़ोगे तो आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी होती है और लोवेस्ट नंबर आपको फंक्शनल ग्रुप को देना होता है। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा आपका, नाइट्रल है, जिसको हम साइलेंट बोला था हमने। 1 नंबर इसको देना है, 2 नंबर इसको देना है, 3 नंबर इसको देना है। हाउ मेनी कार्बन एटम इन दिस चेन, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आएगा, प्रो। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा गाइस, प्राइमरी सफिक्स कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। गाइस कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन को नहीं देखना है आपको, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को देखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, दैट इज ANE आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, बराबर है। उसके बाद इसका सफिक्स क्या होता है, सफिक्स होता है नाइट्राइल, नाम भी वही है और सफिक्स भी वही होता है, नाइट्राइल होता है। अब इसका IUPAC नेम लिखना है आपको, क्या नाम आएगा बताओ, चलो कमेंट करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए आप, क्या आएगा इसका नाम। सिंपल है, जोड़ देना है आपको। और यहाँ पे N इज नॉट ओवेल्स, N इज नॉट ओवेल्स, ओवेल्स है क्या आपका, ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ANE का E निकालने की जरूरत है क्या फिर आपको, नहीं। तो क्या नाम आ जाएगा इसका, इसका नाम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, प्रोपेन पूरा आ जाएगा और उसके आगे आ जाएगा नाइट्रल, उसका आगे उसको चिपक के लिख सकते हैं या स्पेस देके भी आप लिख सकते हो, प्रोपेन नाइट्रल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जनरली हम स्पेस नहीं देते हैं, आप डायरेक्टली लिख सकते हो, प्रोपेन नाइट्रल कंपाउंड। ये है IUPAC नेम ऑफ ए सेकंड मॉलिक्यूल, सेकंड मॉलिक्यूल का IUPAC नेम इस तरह से आ जाएगा। होप सो गाइस आपको ये समझ में आ रहा है, दैट इज़ वेरी कूल। ओके, इसके बाद का पार्ट जो शुरू होता है वो होता है प्रेफिक्स। इसके बाद का पार्ट जो शुरू होता है आपका वो क्या होता है, प्रेफिक्स होता है। तो गाइस ये नोट कर लीजिए सारा कुछ, मैं यहाँ पे वीडियो पॉज कर लीजिए, प्लीज नोट डाउन द ऑल थिंग हियर। ओके, ऑल राइट, हो गया, पोज दो इसको। अब देखिए आपके यहाँ पे सफिक्स का एक जो हमारा स्टेटमेंट था, सफिक्स हो गया। सफिक्स के 2 टाइप के थे, एक प्राइमरी सफिक्स और एक सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी में कौन कौन से थे, 3 तरह के से सफिक्स आते थे। एक ANE कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहा तो, दूसरा ENE कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहा तो, और तीसरा YNE कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहा तो। इस तरह से आपको ये यहाँ पे सफिक्स आ जाते हैं। उसके बाद अब प्रेफिक्स की बारी आती है। प्रेफिक्स सफिक्स के प्राइमरी सफिक्स होने के बाद हमने सेकेंडरी सफिक्स भी देखा। किसी फंक्शनल ग्रुप को कौन सा सेकेंडरी सफिक्स यूज़ करना है ये आपको लर्न करना पड़ेगा, मैंने आपको लिख के दिए हैं। आप प्रीवियस जाओ, आप पिछले जाओ वीडियो में, फिर से उसको देखो, फिर से लिखो, नोट करो और फिर उसको पढ़ने की शुरुआत करो। ओके, लर्न करना है आपको सफिक्सेस। सेकेंड थिंग अब जो आने वाला है वो है प्रेफिक्स के बारे में, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, प्रेफिक्स।
क्योंकि मैंने आपको 3 वर्ड बताए थे कि जो आईपीसी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड रूट जो कि आपको पता है, मिथ, प्रो, ब्यूट, हेग, सेप्ट, ऑग, नाउन, डेक। सेकंड आपका सफिक्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी सफिक्स। थर्ड आपका प्रेफिक्स। अब प्रेफिक्स क्या होते हैं, जो नाम के पहले लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रेफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, प्रेफिक्स बोलते हैं। अब उसके बारे में स्टडी करनी है हमको, प्रेफिक्स के बारे में। सो यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं प्रेफिक्स की। बात करते हैं प्रेफिक्स के बारे में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रेफिक्सेस। कितने टाइप्स है इसके, 2 टाइप्स है। देयर आर 2 टाइप्स जो स्टडी करेंगे हम 2 टाइप्स की। जैसे कि आपने सफिक्स के 2 टाइप्स देखे थे, सेम वैसे ही प्रेफिक्स भी 2 टाइप में 2 टाइप्स है। तो 2 टाइप्स कौन कौन से हैं इसमें, वही आएगा। एक प्राइमरी आ जाएगा, प्राइमरी सफिक्स, और एक आ जाएगा आपका सेकेंडरी सफिक्स। हम स्टडी करेंगे सबसे पहले प्राइमरी सफिक्स की, प्रेफिक्स की। सफिक्स की तरह ही क्लासिफाइड किया है इसको प्राइमरी प्रेफिक्स और सेकेंडरी प्रेफिक्स के अंदर। आपको प्राइमरी प्रेफिक्स क्या होता है ये समझ लो एक बार, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर इन केस प्राइमरी सफिक्स में, मतलब अगर कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में रिंग कंपाउंड आते हैं, रिंग कंपाउंड, ओके, एक्सेप्ट एरोमेटिक रिंग्स, जैसे कि बेंजीन की रिलेटेड रिंग को छोड़कर कुछ ऐसी रिंग्स होती है जो कि कंटेंस होती है सिर्फ रिंग फॉर्मेट में, नथिंग कंटेनिंग एनी डबल बॉन्ड, सिंगल डबल बॉन्ड होगा, एरोमेटिसिटी नहीं होनी चाहिए। एरोमेटिसिटी क्या होती है आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। प्राइमरी प्रेफिक्स ये कहता है कि अगर रिंग है तो आप रिंग को प्रेफिक्स यूज करो साइक्लो। कौन सा प्रेफिक्स यूज करो आप, साइक्लो। मतलब आपको वर्ड रूट के पहले क्या अटैच करना है, प्राइमरी प्रेफिक्स अटैच करना है। प्राइमरी प्रेफिक्स सबसे पहले अटैच करना है वर्ड रूट के पहले, उसके बाद में वर्ड रूट अटैच करना है। वर्ड रूट मतलब कौन सा आपका, जो हमने अल्केन की सीरीज देखी थी उसमें से अल्क, ये आपका वर्ड रूट था, तो वर्ड रूट आपको यूज़ करना है। उसके बाद आपको सेकेंडरी प्राइमरी सफिक्स यूज़ करना है, प्राइमरी सफिक्स। और अगर फंक्शनल ग्रुप है तो फिर आपको सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे यूज़ करना है, सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे यूज़ करना है। ये सीक्वेंस होना चाहिए आपका। तो आपको देख लो आप प्राइमरी प्रेफिक्स कहाँ पे आ रहा है, वर्ड रूट के पहले आ रहा है। मतलब अगर रिंग कंपाउंड है तो आपको उसको अटैच क्या करना है, साइक्लो। जैसे मान लो मेरे पास 4 कार्बन की रिंग है तो मैं साइक्लोब्यूटेन बोल दूंगा। अगर 5 कार्बन की रिंग है तो मैं इसको साइक्लोपेंटेन बोल दूंगा। इस तरह से आपको इसको नाम देने हैं। इज दैट क्लियर? इस तरह से हम इसको नाम देंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम्पल। लेट्स एग्जाम्पल ले दें तो एग्जाम्पल में और क्लियर हो जाएगा आपका। मेरे पास ये कंपाउंड दिखा है आपको, देख लो एक बार। आपको दिख रहा है इसके अंदर 5 कार्बन एटम है, तो मैं प्राइमरी प्रेफिक्स क्या यूज़ करूँगा, साइक्लो यूज़ करूँगा यहाँ पे। उसके बाद मैं वर्ड रूट यूज़ करूँगा 5, इसलिए पेंट इज़ अ वर्ड रूट। और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड इसलिए ANE यूज़ करूँगा। और यहाँ पे कुछ आपका सेकेंडरी सफिक्स है ही नहीं, तो नाम क्या तैयार हो गया आपका इसका, तो साइक्लोपेंटेन तैयार हो गया। क्या नाम तैयार हो गया इसका, साइक्लोपेंटेन नाम तैयार हो गया इसके अंदर। इस तरह से नाम आ जाएगा इस कंपाउंड का। तो इसी तरह से आपको कंपाउंड सॉल्व आउट करने हैं इसके। तो प्राइमरी प्रेफिक्स क्या होते हैं, अगर रिंग कंपाउंड है, और अगर रिंग कंपाउंड है तो आपको यूज़ करना है प्राइमरी प्रेफिक्स, अदरवाइज आपको प्राइमरी प्रेफिक्स का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर मान लो रिंग कंपाउंड नहीं है, सीधा सीधा चेन दिया आपको, लॉन्गेस्ट चेन दिया, तो फिर साइक्लो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वर्ड रूट से शुरुआत कर सकते हो। अब सेकेंडरी प्रेफिक्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। पहले प्लीज़ ये नोट कर लीजिए प्राइमरी प्रेफिक्स क्या होता है। तो चलो ऑप्शन नोट कर लिया होगा आपने। मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हम सेकेंडरी प्रेफिक्सेस। नाउ सेकेंडरी प्रेफिक्सेस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। ये आपको वर्ड रूट के पहले ऐड करना है। अगर प्राइमरी प्रेफिक्स होता है, रिंग होती है, रिंग के साथ साथ ये भी होते हैं, तो आपको प्राइमरी प्रेफिक्स के पहले इसको ऐड करना है, सेकेंडरी प्रेफिक्स को, सेकेंडरी प्रेफिक्स को। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडरी प्रेफिक्स हम डाल देते हैं हेडिंग सेकेंडरी प्रेफिक्स। इसके बारे में आपको बता दूं मैं कि आपको ये ब्रांचेस या अटैचमेंट के ऊपर डिपेंड होगा, नंबर ऑफ ग्रुप्स के ऊपर अटैच होगा, रिगार्डेड टू सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड एंड नॉट फंक्शनल ग्रुप। ये आपके फंक्शनल ग्रुप नहीं होते हैं। फंक्शनल ग्रुप हमारे सेकेंडरी सफिक्सेस थे, ये सेकेंडरी प्रेफिक्स थे, तो ये फंक्शनल ग्रुप में नहीं आते हैं। तो कुछ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है मेरे पास, उस सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को रिंग, अगर चेन को या रिंग को अटैच है तो उसको आपको यूज़ करना है उस फॉर्मेट में। तो देख लेते हैं हम कुछ सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड के ग्रुप कौन कौन से होते हैं। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, एक साइड में सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लिख लेते हैं, एक साइड में हम सेकेंडरी प्रेफिक्स लिख लेते हैं। सेकेंडरी प्रेफिक्स क्या यूज़ करना है आपको,
यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं फ्लोरीन का, यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा मैंने फ्लोरो। ओके, तो यहाँ फ्लोरीन का एग्जाम्पल है, तो इसको क्या बोलोगे आप, फ्लोरो बोलोगे। क्या बोलोगे इसको, फ्लोरो। यहाँ पे एग्जाम्पल है Br का, तो इसको क्या बोलोगे आप, ब्रोमो। यह एग्जाम्पल अगर Cl का रहा तो ये सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड है, ये फंक्शनल ग्रुप में इंक्लूड नहीं होते गाइस, दिस इज अ सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड, तो इसका नाम क्या होगा, क्लोरो हो जाएगा इसका नाम। और अगर यहाँ पे I है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइडो। इसके अलावा अगर मेरे पास NO2 कंपाउंड है, NO2, तो इस कंपाउंड का नाम होता है नाइट्रो। तो नाइट्रो आपको अटैच करना है। नाइट्रो इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप, इट इज अ सेकेंडरी प्रेफिक्स कंपाउंड। ओके, एज यूज एज अ सेकेंडरी प्रेफिक्स। ओके, फिर से हम कुछ एक और एक टेबल बना लेते हैं, देख लीजिए आप। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यहाँ पे लिख लेता हूँ, और इसी के एडजेसेंट साइड में हम लिख लेते हैं हमारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के साइड में क्या लिखना है आपको, सेकेंडरी प्रीफिक्सेस। सेकेंडरी प्रीफिक्सेस। ओके, यहाँ पे भी आ जाता है। अब ये NO2 है, मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, मान लो कि OR लगा दिया मैंने, O और R इज अ अल्किल कंपाउंड, ऑक्सीजन के साथ है, तो इसको क्या बोलते हैं, अल्कोक्सी बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं इसको, अल्कोक्सी। याद रखिए, ये भी आपको आएगा, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, कॉमन नेम सिस्टम में भी हम इसका यूज़ करते हैं, अल्कोक्सी नाम दे दिया। अगर आपके पास सिर्फ अल्किल ग्रुप है, R है, तो R का यूज़ क्या करोगे आप, अल्किल बोल के यूज़ करोगे, मतलब एज अ ब्रांच बोल के आपकी अल्किल ग्रुप भी अटैच हो सकता है ना, मतलब जैसे कि CH3 अटैच हो गया। अगर CH3 अटैच हो तो इसको क्या बोलोगे आप, मिथिल बोल दोगे। अगर मान लो CH2 CH3 अटैच हो गया, 2 कार्बन है, CH2 CH3, तो 2 कार्बन को क्या बोलोगे आप, ईथ, और वायर लगा देना है आपको, उसको इथिल बोल देना है। दिस इज अ सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड, ये अल्किल होते हैं, अगर इनका एक हाइड्रोजन निकाल दिया अल्केन का, तो वो अल्किल में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा हम और एग्जांपल लेते हैं, जो शॉर्टकटली मिथिल को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, डोंट बी कंफ्यूज दैट, मैं आपको बाद में बता देता हूँ। और इसके अलावा मेरे पास अगर मान लो कि एक कंपाउंड है, जैसे कि OET है, ओके, OCH2 CH3 कंपाउंड है, जैसे कि मैंने ऊपर OR लिखा था, इसी से रिलेटेड है आपका, तो ये क्या हो जाएगा, इथॉक्सी हो जाएगा। 2 कार्बन है और साथ में ऑक्सीजन है, तो इथॉक्सी नाम लिखती है इसका। इस तरह से हो गया। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, वो जनरली नीट और JEE के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने R लिखा, CH3 को शॉर्टकटली Me भी लिखते हैं, Me इज़ व्हाट, मिथिल। इथिल को शॉर्टकटली ET भी लिखते हैं, और इथॉक्सी को हम शॉर्टकटली O, और इथॉक्सी को ET ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। तो जैसे प्रोपिल का शॉर्टकट क्या होता है, PR होता है, ब्यूटिल का शॉर्टकट क्या होता है, BU होता है। बस यहाँ तक सीमित है, यहाँ तक ही आपको आ सकते हैं। ओके, प्रोपिल का PR और ब्यूटिल का BU। पेंटिल का कोई शॉर्टकट नहीं होता, तो उसको अप्लाई नहीं करना है आपको। ये शॉर्टकट कभी कभी एग्जाम में दे देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है गाइज, यहाँ पे भी इजी फॉर्मेट होता है आपका। तो ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, अगर ये ब्रांच के फॉर्मेट में किसी को लगे, चेन को लगे या रिंग को लगे, तो आपको सेकेंडरी प्रीफिक्स सबसे पहले यूज़ करना है। अभी तक हमने जितने भी स्टडी किए हैं उसको एक बार पूरी तरह से रिवाइज कर लेते हैं, और एक कॉमन एग्जांपल लेके हम उसका पूरा फॉर्मेट किस तरह से नाम आएगा वो चेक कर लेते हैं। आप हाई होप्स आप नोट कर रहे हो, प्लीज़ ये नोट कर लीजिए। हो गया नोट? सो गाइस देखे, अब इसके बारे में देख लेते हैं हम। ये हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब कंप्लीट IUPAC नेम, द कंप्लीट IUPAC नेम। इसके अंदर हमने अभी तक जो जो पढ़ा है वो सब आ जाएगा। आपको ट्राई करना है, बिल्कुल। आप अगर ट्राई करोगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करोगे तो मैं तो यहाँ पे करके सॉल्व करने देने वाला हूँ, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है गाइस आपको। मेरे पास एक कंपाउंड है, देख लीजिए आप। कंपाउंड को मैं निकाल रहा हूँ रिंग कंपाउंड। रिंग इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि आपका साइक्लो भी इसके अंदर यूज़ हो जाए। ये रिंग कंपाउंड है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है। मैं यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ Br को, और यहाँ पे अटैच कर दे रहा हूँ कार्बोनिल कंपाउंड को। कार्बोनिल मतलब C+O। यहाँ पे कार्बन 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 की 6 कार्बन की रिंग है, और कार्बोनिल कंपाउंड है आपको। तो अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल, सुन लो, अब IUPAC रूल क्या कहता है कि आपको जब भी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी हो तो लोवेस्ट नंबर आपके फंक्शनल ग्रुप को पहले देना है। ये रूल है, हम रूल आगे पढ़ेंगे एक एक करके सारे रूल। तो फंक्शनल ग्रुप कौन है यहाँ पे, आप देखो ठीक से, तो यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड है, और इस साइड में कार्बन है और इस साइड में कार्बन है। दोनों साइड में अगर कार्बन रहा तो ऐसा फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, कीटोन। तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 नंबर यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि इसको लोवेस्ट नंबर दिया हमने, 3 नंबर यहाँ पे आ जाएगा, 4 नंबर यहाँ पे आ जाएगा, 5 नंबर यहाँ पे, और 6 नंबर यहाँ पे आ जाएगा।
अब 1 नंबर पे कीटोन है और 4 नंबर पे आपका ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन को आपने क्या बोला था सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड के अंदर, आप पीछे आके चेक कर लीजिए, हमने Br को ब्रोमो कहा था। अब कौन से इसको अटैच है, 4 नंबर को, तो 4 के साथ लिखना है। पता कैसे चलेगा कि कौन से नंबर को अटैच है? अगर वो 2 पे भी हो सकता था, 3 पे भी हो सकता था, 4 पे भी हो सकता था। सो इसीलिए आपको बता, ये नीचे जो सीक्वेंस लिख के दिया है, ये सीक्वेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स का यूज़ करना है, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स का यूज़ करना है, उसके बाद वर्ड रूट का यूज़ करना है, उसके बाद आपको प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, अगर फंक्शनल ग्रुप है तो सेकेंडरी सफिक्स का यूज़ करना है। ये यहाँ तक पूरा टर्म हमने पढ़ लिया। गाइस अब इसका नाम कैसे आएगा वो जानना ज़रूरी है आपको। तो सबसे पहले नाम देख लीजिए, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंडरी प्रीफिक्स आपका कौन है? यहाँ पे 4 नंबर पे आपका ब्रोमो अटैच हुआ है, चेक कर लो आप। 4 नंबर पे ब्रोमो अटैच हुआ है, तो 4 के साथ, नंबर के साथ उसका नाम लिखना है 4 ब्रोमो। और ये रिंग स्ट्रक्चर है, इसलिए रिंग स्ट्रक्चर होने की वजह से कितने इसकी रिंग है, 6 कार्बन की, डजंट मैटर। पहले रिंग है तो क्या अटैच करोगे, साइक्लो। उसके बाद कितने कार्बन की रिंग है, तो हमने नंबरिंग दी है, देख लीजिए आप, 6 कार्बन की रिंग है, तो 6 को हम यूज़ करते हैं हेक्स। और ये सबके सब सिंगल बॉन्ड है, तो वर्ड रूट तो हेक्स आ गया, सबके सब ये सिंगल बॉन्ड है, तो क्या यूज़ करोगे गाइज, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो AN यूज़ करोगे। अब E को निकालना या नहीं निकालना ये कौन बताएगा आपको? आपको बताएगा सेकेंडरी सफिक्स। कौन बताएगा आपको? सेकेंडरी सफिक्स बताएगा। कैसे? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कीटोन है कि दोनों तरफ से कार्बन 2 नंबर पे 6 नंबर पे कार्बन है और बीच में कार्बन अटैच हुआ है, तो यहाँ पे जो सेकेंडरी सफिक्स है वो क्या हो जाएगा आपका? ONE हो जाएगा, 1। ओके, मैं उसको चाहूँ तो नीचे लिख लेता हूँ, 1 हो जाएगा। इसका नाम कम्प्लीटली आपका नेम क्या आ जाएगा? कंप्लीट नेम इसका गाइस आपको अटैच कर देना है इसको कम्प्लीटली। आपको वो इज द ओवेल्स, आपको ओ दिख रहा है, हमने पढ़ा था सफिक्स के बाद में, सफिक्स के टेबल के बाद में अगर किसी कंपाउंड में ओवेल्स की एंट्री हो जाती है, सेकेंडरी सफिक्स में ओवेल्स की एंट्री हो जाती है, तो आपको अल्केन प्राइमरी सफिक्स का, अल्केन का ई और अल्काइन का भी, वायनी का भी ई निकाल देना होता है। तो ANE का हमने ई निकाल दिया यहाँ पे। तो नाम क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे नाम चेक कर लो आप। आई होप सो आपने नाम लिख भी दिया होगा, अभी तक तो आ भी गया होगा आपको। तो यहाँ पे नाम हो जाएगा 4 नंबर पे है ब्रोमो आपका, सबसे पहले ब्रोमो। और एक कॉमन चीज़ याद रखो गाइस कि हम IUPAC में स्पेस नहीं देते हैं, IUPAC में किसी भी तरह का स्पेस नहीं होना चाहिए। 4 ब्रोमो यहाँ पे आ जाना चाहिए, साइक्लो इसको विदाउट स्पेस देके, फिर यहाँ पे हेक्स आ जाना चाहिए और फिर यहाँ पे AN आ जाना चाहिए। E को निकालना है क्योंकि ONE अटैच करना है आपको, तो ONE आ जाएगा यहाँ पे। तो 4 ब्रोमो साइक्लो हेक्सानॉन, ये इसका कंप्लीट नेम आ गया, 4 ब्रोमो साइक्लो हेक्सानॉन, ये कंप्लीट नाम है इसका। ओके, तो ये सिंपल सा फॉर्मेट में हमने नाम लिख लिया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे रूल्स के अंदर। अब रूल्स का वीडियो अगला आने वाला है आपको, तो आई होप सो रूल्स का मिस नहीं करेंगे आप वीडियो, दैट इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट। हर एक रूल्स को अच्छे से एनालिसिस करके हमको क्लासिफाइड करके हम उसको पढ़ेंगे। रूल्स क्या कहते हैं IUPAC के, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का जो कॉमन नेम सिस्टम और IUPAC सिस्टम था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अभी तक IUPAC आपने बेसिक पढ़ा है, अपने रूल्स नहीं पढ़े कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सिलेक्ट द सच अ लॉन्गेस्ट चेन विच कंटेनिंग लोवेस्ट नंबर टू ब्रांच, ऐसा क्यों होता है, ये सब कुछ हम रूल्स के अंदर पढ़ेंगे। तो रूल्स हमारा अगले वीडियो में हम इसको डिफाइन कर लेंगे। गाइस अभी तक अगर आपने प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको नीचे दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक करिए ताकि आने वाले वीडियोस पार्ट के आपको क्लियर समझ में आने चाहिए।